नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में जो भी कमज़ोर हैं, वंचित हैं, उनके संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1989 में जो है उनके उत्पीड़न को लेकर एक कानून बनाया गया, जिसमें है कि कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति के साथ अत्याचार करता है तो वो उसके खिलाफ जो है केस जो है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के दायर हो जाएगा और जो उत्पीड़न करने वाला है उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इसी का एक मामला हुआ है और इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हुआ। आपको हम ताज़ा मामला बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जुड़ा हुआ है। ललितपुर का रहने वाला विष्णु, जिसे एक अनुसूचित जाति की महिला ने रेप का आरोप लगाया और ये आरोप बेबुनियाद था, लेकिन इसके लिए उसे 20 साल जेलों में रहना पड़ा। 26 साल का विष्णु जेल गया और 46 साल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरी तरह से निर्दोष है, इसे फंसाया गया है और रिहा किया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, पूरा मामला आपको बताएंगे। सर, पूरा मामला आखिर है क्या, इस जो विष्णु वाला जो मामला है? ये आदेश जी बिल्कुल चिंताजनक और सोचने वाला ये वीडियो है। और जब हम लोग बैठ के इस पर चर्चा कर रहे हैं तो याद आ जाता है SC/ST एक्ट को, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें गलत मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इसको चेंज कर रहे हैं और हम हटा करके ये कह रहे हैं कि तुरंत इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच का समय दिया जाएगा सप्ताह भर का। ये सारी बातें, विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, दलितों का विरोध शुरू हो जाता है। रामविलास पासवान उस वक्त खड़े हो जाते हैं विरोध में, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ता है, फैसला पलटना पड़ता है। लेकिन ये जो कहानी है वह कहानी सुप्रीम कोर्ट के उस बयान को पुख्ता करती है, उस बातों को दम देती है कि यह घटना होने के बाद सोचना बहुत जरूरी है। आपने कहा 26 साल का विष्णु वो जेल गया, क्यों? क्योंकि उस पर आरोप लगा, एक महिला ने आरोप लगाया कि इसने मेरा रेप किया है। वह महिला ने जब आरोप लगाया तो उसकी पुष्टि तक नहीं हो सकी। सत्र न्यायालय ने आनन फानन में फैसला दे दिया, इनको 10 साल का, उसके बाद आजीवन कारावास का। एक SC/ST एक्ट लग गया, एक रेप का मामला लग गया, दोनों चीज लग गया इन पे और इन्हें 20 साल की सजा हो गई और ये जेल चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह महिला गर्भवती थी, रेप की पुष्टि हुई ही नहीं थी। अच्छा, रेप की पुष्टि हुई नहीं थी और उस मामले में इनको उठा करके जेल में डाल दिया गया और जैसे ही आजीवन कारावास की बात हुई, इन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया। काफी दिनों तक ये जेल में बंद रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ये इतना गरीब था, ये इतना इंसान गरीब था कि उसके पास पैसे नहीं थे। जो जमीन थी वो पैरवी करने में बिक गया। लगभग 8 एकड़ जमीन इनके पास थी। 5 भाई थे ये लोग, तो जमीन बिक गई। इनके माँ पापा अपने बेटा के रिहाई के इंतजार में मर गए। इंतजार करते करते 2 भाइयों की मौत हो गई। अब जो भाई बचे हुए थे वो लगातार कोशिश करते रहे। अंतिम में जब जेल शिफ्ट होता है इनका, जब आगरा में जब ये जाते हैं, बंद हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जेल प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव होता है, कहता है जो कोई पैरवी करने वाला नहीं है। तो ये होता है, वकील की समिति होती है जो इस मामले को देखती है। किसी समिति की नज़र पड़ी, उन्होंने इसका केस लड़ने के लिए एक अधिवक्ता तैयार हो गया। सुनवाई चली और हाईकोर्ट हैरान रह गया कि ये आदमी, जब इस पर रेप की पुष्टि नहीं हुई तब सत्र न्यायाधीश ने ऐसा फैसला क्यों दिया? अगर फैसला हो भी गया तो सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया इस मामले में? सरकार के पास पावर है कि 14 साल हो जाने के बाद आप इस पर रिव्यू कर सकते हैं। राज्यपाल के पास पावर है। जो कानून कहता है, आदेश जी में सेक्शन मैंने नोट किया, वो सेक्शन कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 432 और 433 में राज्य और केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वह 10 से 14 साल की सजा भुगतने वाले आरोपी पर जो है उसकी सजा पर फिर से रिव्यू करे, उसे रिहा करने के लिए सोचे और वो फैसला ले सकती है सरकार। इसके अलावा राज्यपाल के पास जो पावर होता है वो अनुच्छेद 161 में यह राज्यपाल के भी पास पावर है, यह अधिकार प्राप्त है। तो वही कहा गया कि जब 20 साल से जेल में बंद है, ये लोग जो संज्ञान नहीं लिए, उसकी जवानी बर्बाद हो गई, घर बिक गया, वह सड़क पर आ गया, भाई फल बेचने लगा, ठेला लगाता है, उसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो गई। और इसको लेकर के जब प्रदर्शन हुआ तो उस वक्त सरकार संज्ञान में उनको लेना चाहिए था। और जब SC/ST एक्ट, इसका इतना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है, बिना पुष्टि के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको बस ब्लेम लगा दिया जाए कि आपने फलाना कुकर्म कर दिया, ये आरोप है और आपको पकड़ लिया गया, तो ये विवादास्पद तो है। आप क्या कह सकते हैं? मुझे ये कहानी जब मैं पढ़ा मैं शॉक्ड था। वही पूछना चाहता हूँ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 20 मार्च 2018 में जो प्रोविज़न लाया था
कि एंटी सेपेट्री आप बेल ले सकते हैं। 7 दिन के बाद जो है आप पर जांच होगा, 7 दिन के अंदर में, उसके बाद FIR दर्ज होगा। DSP लेवल का जो है अधिकारी वो सुपरविजन ऑफिसर होगा। ये सब कुछ मामले थे, प्रोविजन किए गए थे 3 जजों की बेंच ने। वो जो है 1989 में जो SC/ST एक्ट बना था उसका संशोधन 2018 में करके लाया। क्या लगता है सर कि ये आरोप लगता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये अनुसूचित जाति जनजातियों के पास एक ब्लैकमेलिंग का अधिकार दे दिया गया है और इसका उपयोग बहुत सारे सवर्ण भी करते हैं, दूसरे अन्य पिछड़ी जातियों के भी लोग करते हैं दूसरे पर केस करवाने के लिए, और इसमें कंधा बनाया जाता है दलितों को। देखिए, कहा जाता है कि कानून जब भी बनता है उसके तोड़ के रास्ते भी साथ साथ निकलने लगते हैं। कानून के दुरुपयोग के भी उनकी भी संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। हर कानून में कुछ ना कुछ दुरुपयोग होता है, लेकिन जब दुरुपयोग हद तक बढ़ जाए, उस हद पे पहुंच जाए जब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़े कि नहीं, मेरे पास जितने मामले आए, कोर्ट में अदालत में जितने मामले गए उसमें से इतने सारे फर्जी निकल गए मामले, तो तब तो विचार की बात बनती है। तो फिर इससे लगने लगा कि दलितों पे अत्याचार शुरू हो जाएगा। आप क्या 1800 ईस्वी में जी रहे हैं क्या? अब उतने सालों पुराने तो नहीं चले गए जब आपको कहा जाता है कि वो 10% सवर्ण जो है 80-85% पिछड़ों दलितों के ऊपर जो है वो अत्याचार कर रहा था। अब तो आपके पास इतने सारे हथियार हैं, अब आधुनिक युग में जी रहे हैं। पहले के जमाने में दलित को जो सवर्ण जो देखा जाता है, हमारे परबाबा जो भी थे उस वक्त कहा जाता है कि वो दरवाजे पे आके बैठता था तो नीचे में आके बैठ जाता था, आज बराबरी में बैठता है। आखिर सम्मान तो मिला है ना, अधिकार तो मिला है। तो आज के युग में आप चाहते हैं कि दलित कानून का आप गलत इस्तेमाल करें, यह कैसे संभव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि आप अधिकतर मामले फर्जी लगा करके उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लंबा खींच देते हैं जेल में। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आपने समानता के अधिकार की बात की है, आपको समानता का अधिकार तो मिल ही रहा है। आप आज उस स्थिति में हैं कि आपको आरक्षण जैसी सुविधा है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बूस्टअप किया जाता है, आपके साथ सरकार खड़ी है, आपको पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, तमाम तरह की योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं। तो ये अत्याचार वाली जो बात है, इस अत्याचार में आप तो कम से कम उस बदले को सामने मत रखिए जो उतने साल पहले हो गए। सर ये जो है दलिया, क्या आपको लगता है कि ये दलित जो एक्ट जो बनाया गया उसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेकना था? क्योंकि 89 में ये SC/ST एक्ट आया, उस समय भी देश के आज़ाद हुए 40 साल हो गए थे, अभी भी अब 75 साल हम अगले साल मनाएंगे। क्या 75 साल में जो देश में अनुसूचित जाति का और जनजाति का इतना विकास नहीं हो पाया कि आज भी लोग उन्हें दबा रहे हैं? और ऐसे कानून की ज़रूरत जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए 2018 में रिव्यू किया, उसे फिर बनाए रखने की है अभी। हमें तो आगे से ये लगता है, अगर इसको एक बार और आंकड़े को फिर से देखने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं जो इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो इस कानून के बारे में जानते तक नहीं है? अभी मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बिहार के ही किसी जिले में गई थी, जहाँ पे उन्होंने यह कहा था कि उस गांव में आज तक रेप का मतलब कोई जानता ही नहीं था। उस मुसहर टोली में वो गई हुई थी, दलित महादलित का इलाका था। वहां पर जाकर के वो पहला केस दर्ज करवाए, वो थानेदार केस दर्ज नहीं कर रहा था। तो जब किसी कानून की जानकारी जब उस समाज को है तक नहीं, कई तबका तो ऐसा है, और कुछ तबके वाले इस कानून को अगर जान गए तो शायद इतना जान गए हैं कि इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जरूरत तो यह है कि यह कम से कम स्पष्ट हो कि उस कानून का लाभ कितनों को मिल रहा है। आखिर वाकई में जिस दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो कोर्ट तक जाते हैं क्या? थाना तक पहुंचते हैं क्या? उसमें कार्रवाई हो पाती है? यह जानना जरूरी है, ना कि इतने सारे केस जिसमें सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा हो। इसका मतलब है कि जानबूझकर पढ़े लिखे लोग, या हो सकता है इसमें सवर्णों की मिलीभगत भी हो सकती है कि आपसी बदला देने के लिए किसी दलित को आगे कीजिए, उसको फंसा दीजिए, उसके नाम पर जाकर के अपना जो है आप रोटी सेक लीजिए, ये भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि कानून का जो है ना सही इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, और ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कि शिक्षा जरूरी है, ताकि ये सारे लोग वहां जाकर कम से कम ये बता तो सकें ये कानून निकला है, इसमें अगर आपको कोई तंग करता है तो आप जा सकते हैं थाना, आप जो है जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर उसको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आपको लगता है सर कि ऐसे हजारों विष्णु जो होंगे देश के विभिन्न जेलों में बंद होंगे? एकदम बंद होंगे, बंद ही बंद होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितना परसेंट उन्होंने बताया था, मोर देन 80% बताया था, शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लेकिन वो जो आंकड़ा है वो अपने आप में कहा जाता है कि मैक्सिमम केसेस जो है फर्जी निकल जाते हैं। तो ऐसे में कई बेगुनाह तो जेल में बंद होंगे, किसी के पास पैसे नहीं होंगे सुनवाई करने के, किसी का घर द्वार बिक गया होगा,
जिनका घर वाले सड़क पे आ गए होंगे, ऐसे कई लोग जेल में बंद होंगे, उन्हें भी बाहर निकालने सर क्या कानून ही किसी का सशक्तिकरण का माध्यम हो सकता है कि उनके फेवर के लिए कानून बना दे और वो उसके कारण आज जो है दलित समाज जो है कितने चीज़ से वंचित भी हो जाता है। लोग नौकरी पर नहीं रखना चाहते हैं, लोग भाड़े पर नहीं रखना चाहते हैं, लोग जल्दी वैसे काम जो कि कोई भी कर सकता है वो नहीं करवाना चाहते हैं कि कहीं उन्हें पर वो केस न दर्ज कर दे, कहीं ब्लैकमेलिंग ना हो शुरू हो जाए। हाँ, आज जो है कहा जाता है कि आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कानून बनाया आपकी भलाई के लिए, लेकिन आपने इतना दुरुपयोग कर लिया उस कानून का कि आज आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि अगर हमने इनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए कि अगर ये उस लायक नहीं, हमने काम देने से मना किया, बदले में पता नहीं कौन सा आरोप लगा दे, गाली देने के आरोप में भी तो जेल है। तो आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत तो बाद में है, आपको पहले उठा लिया जाएगा। तो इसका दुरुपयोग तो शुरू हो ही रहा है। तो कानून ही बना देना ये हमारे समझ से सॉल्यूशन तो नहीं है। इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस पहले फैले, कि जागरूकता पहले। हमने देखा है, हमने अपने परिवार को बदलते देखा है, हमने अपने समाज को बदलते देखा है। हमारे यहाँ जो है दलित महादलित समुदाय के लोग हमारे बराबर बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारा साथी था, हम उसके साथ खाना खाते थे, एक प्लेट में खाना खाते थे। तो समानता आई तो है, लेकिन जिनके पास जानकारी ही नहीं पहुंची है, पीड़ित असली में वो है, और जिनके पास जानकारी पहुंच गई है, जिन्होंने इसे हथियार बनाने की कोशिश की है, वो इसका जो है आनंद उठा रहे हैं, इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और जानबूझ करके अदालतों में ऐसे पीड़ितों को भर रहे हैं जो वाकई में बेगुनाह होंगे। ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जेल में। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनकी स्थिति विष्णु जो कि आगरा जेल में बंद थे, 20 सालों में उन्होंने अपने जीवन के जवानी के यातना गृह में काटा है, और जब सरकार ने आपको फैसिलिटी दी है आपके सशक्तिकरण का, तो उसका आप सही उपयोग करें। अगर आप गलत उपयोग करते हैं तो एक मैसेज जाता है कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और असलियत में जिनके साथ उत्पीड़न होता है उन्हें भी न्याय नहीं मिल पाता है, और आप नज़रों में भी चले आते हैं और शक की निगाह से देखा जाता है, आपको लेकर पूर्व धारणा बन जाती है लोगों के मन में। तो आप अपने स्तर पर भी और सरकार को भी यह ध्यान देना चाहिए कि आपके नीतियों और कानूनों की वजह से और आपके मनमानी की वजह से, कुछ लोगों के मनमानी की वजह से किसी को विष्णु की तरह 20 साल अपनी जवानी के जेल में ना गुजारना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।